प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कृति पटल पर जुड़ी सब कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो हमारे पटल पर। आज बहुत लोग जुड़ी हुई छन और विश्व हिंदी दिवस में हार्दिक शुभकामना दिनो, सबको बधाई दिनो। आज इस पटल पर क्योंकि हिंदी की बात हो रही है तो हिंदी भाषा की विकास यात्रा पर आज एक व्याख्यान हम सुनेंगे डॉक्टर हेम दुबे उत्तर सर से। तो आज इस कार्यक्रम में जनकवि जनुदा पिथौरागढ़ से हमारे बीच जुड़ गए हैं और डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी हल्द्वानी से जुड़ी हैं। आदरणीय भारती पांडे दीदी देहरादून से जुड़े हैं और चंद्रशेखर बड़शिला जी खजूर घाटी से जुड़ गए हैं। डॉक्टर अधेश तिवारी जी प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन, जय हो। हमारे बीच एपिन चौहान जी, दीपक बिष्ट जी और हिमांशु दुबे जी और आदरणीय मनोज कुमार खोलिया जी भी जुड़ गए। डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी खजूर घाटी से जुड़े हैं। प्रकाशन तिवारी जी हल्द्वानी से जुड़ गए हैं हमारे बीच। और इसी में हमारे नंद किशोर चमोला सर हैं, डॉक्टर सीमा पांडे जी हैं, सचिन अग्रवाल सर हैं। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और जुड़ते रहेंगे। मैं सबका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में व्याख्यान होना है, रवीना रावत जी भी जुड़ गए, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर के एस रावत सर भी बागेश्वर से जुड़ सके, उनका भी अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम, स्वागत। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम, नमस्कार। हिंदी दिवस बधाई। और आपको साहब धन्यवाद सब लोग। प्रणाम सर, प्रणाम, सब लोगों को बधाई है हिंदी दिवस की। जनुदा प्रणाम, सब लोग बुद्धिजीवी लोगों को प्रणाम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हमारी भारती पांडे दीदी की स्तुति से, देवी स्तुति के लिए मैं निवेदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी हमारी भारती पांडे दीदी, देहरादून से जुड़ी हैं और आपकी तीनों भाषाओं में शब्दकोश के साथ ही आप खंड काव्य की रचना कर रहे हैं और मैं तनया का महाकाव्य की आप उसमें व्यस्त हैं आजकल। विनय पत्रिका का आप कुमाऊनी भानुवाद कर रही हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप देवी स्तुति से, विनय पत्रिका की देवी स्तुति से इसकी शुरुआत करेंगे और फिर इस पटल को हम सौंपेंगे डॉक्टर हेमचंद्र दुबे उत्तर जी को कि वो हिंदी भाषा की विकास यात्रा पर अपना प्रकाश डालेंगे। और सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और हिंदी भाषा दिवस की, इस विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ आप सबको बधाई देता हूँ, सबका अभिनंदन। और राजू पांडे जी भी दिल्ली से जुड़ गए, उनका भी अभिनंदन। प्रणाम सबको, प्रणाम सभी को। और भारती दीदी आपका अभिनंदन और निवेदन है कि आप देवी स्तुति देकर इस पटल को कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। मैं भ्रामरी माता को और सरस्वती माता को प्रणाम करता हूँ कि आज की इस कार्यक्रम को हम निर्विघ्न समापन की ओर ले जाएंगे। अभिनंदन दीदी। सभी देवी देवतन के जो हाथ और सब पटल में जतुलेचन सबुल के जो हाथ हिंदी दिवस बधाई। मैं यो देवी स्तुति प्रस्तुत करनी हूँ विनय पत्रिका उम्मीचियो 16 नंबर में। तो ये एक मेरे कुमाऊनी में कर रखे। जय जय जग ईजा देवी व्याप्त मन की मुनि असुर सेवी, भोग मोक्ष देनी भय हारिणी कालिका, भय हारिणी कालिका, मंगल सुख सिद्धि थान पर्व रात चंद्र बदनी, तापान्यर कौन सूरज पौ मालिका, जय 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 कालिका। कवच आंग हाथ कृपाण, त्रिशूल सांगी धनु बाण, धरती दलहणी दानव दल रण करालिका, भय हारिणी कालिका, पूतना पिचास हंक डाकणी साकणी दगड़, भूत ग्रह प्रेत चकुल मृगांग जाल जसी, जय महेश दुल्हणी अणगणत रूप नौवली, सारे जगत घुसणी हिमाचल चेली, रघुपति खुट बहुत प्रेम तुलसी यो थिर नेम, दियो वे
प्रसन्न पहुर छोड़ पावनेर वाली। जय 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 काली, जय 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 काली, जय 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 काली। धन्यवाद। जय हो। बहुत सुंदर आरती, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर दीदी, बहुत आभार, धन्यवाद। अपन बहुत सुंदर स्तुति धरी और चलो मैं आज मौकले छु शुरुआत या के करे दिलो। बहुत बढ़िया, चलो करेक्शन ले जा तो में। बहुत सुंदर जी बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। और ये क्रम कमी अखिल बड़ो नो हमारे डॉक्टर हेमचंद दुबे जी को आमंत्रित करो कि अपन व्याख्यान माला शुरू कर दिया। डॉक्टर हेमचंद दुबे उत्तर जी, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। स्वागत है डॉक्टर साहब। पटल में उपस्थित सब लोगों का मेरा नमस्कार। नमस्कार मोहन कृति। प्रणाम पांडे जी। प्रणाम गुरु जी, नमस्कार। मोहन कृति पटल पर उपस्थित हमारे इस पटल में जुड़े हुए समस्त हमारे गुरुजन और हमारे वरिष्ठ रचनाकार, विद्वान, विदुषी, हमारे भैया लोग, बहन जी लोग और साथ में हमारे सहचर साथी विभिन्न डिग्री कॉलेजों के जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों से भी जुड़े हैं और हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थीगण और साथ साथ में सभी संस्थानों के जो हिंदी में रुचि रखते हैं और हिंदी सेवी हैं और साथ में कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा साहित्य के चितेरे भी हैं। ऐसे सभी पटल पर उपस्थित जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ और विशेष रूप से धन्यवादी हूँ श्रीयुत मोहन जोशी सर का, जो हिंदी कुमाऊनी जगत के एक महात्मा है और उनका महात्म्य जो है उनके द्वारा जो रचित कृतियां हैं उसमें परिलक्षित होता है। तो सबको प्रणाम करते हुए अभी हमारी पूजनीय दीदी जी ने, भारती पांडे जी ने बड़ी अच्छी स्तुति यहाँ पर रखी थी। इसी क्रम में मैं भी माँ शारदा को नमन करते हुए एक लाइन सुनाता हूँ, उसके बाद अपने विचार रखूंगा। हे माँ मेरी सूर भारती, 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 करते प्रथम हम आरती, हे माँ मेरी सूर भारती, करते प्रथम हम आरती, हे माँ मेरी सूर भारती, जय माँ मेरी सूर भारती, हे माँ मेरी सूर भारती। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वप्रथम 10 जनवरी का जो दिवस है वो विश्व हिंदी दिवस के रूप में पूरे दुनिया में मनाया जाता है और आज के दिन हम भारतवर्ष के सभी लोग हिंदी का सम्मान करते हैं क्योंकि वह हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारी राजभाषा है। हम कई रूपों में हिंदी की सेवा करते हैं और हमारी जो क्षेत्रीय भाषा बोलियां हैं वे इसी की बहनें हैं, एक दूसरे से सबका जो है साहचर्य बना हुआ है। तो चूंकि मंशा मेरी थी कि यह व्याख्यान जो है पहले ऐसा कुछ था नहीं, चर्चा में यह था कि इस अवसर पर हम एक कवि गोष्ठी करें हिंदी की,
और परिचर्चा करें। तो बाद में फिर यह विचार हुआ कि इस पर व्याख्यान रखा जाए कोई तो अच्छा रहेगा। तो काफी विद्वजन इसमें जुड़े हुए हैं जो अपने अपने विषय क्षेत्र के काफी परम गंभीर अध्येता है। तो बधाई देती तो अपना आइडिया है, क्योंकि विषय तो बहुत गंभीर है और बड़ा विस्तार से है। विकास यात्रा शीर्षक इसका है। और चूंकि हम सब जानते हैं कि हिंदी में हमारी जो हिंदी की भाषा की उत्पत्ति और विकास है उस पर भी चर्चा होनी है, उस पर भी प्रकाश डालूंगा। और साथ साथ जो हिंदी व्याकरण है और भाषा विज्ञान है और हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये सब मेरा हुआ सब हिंदी से ही रिलेटेड है सब। और इससे पूर्व कि मैं इस पर अपने विचार रखूं तो मैं ये जरा सा ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो हिंदी है वो पूरे विश्व की बहुत महान भाषा के रूप में स्वीकारी जा रही है। भारतवर्ष ही नहीं अपितु विदेशों में भी, और जिसमें खास तौर पर हमारे मॉरिशस है, श्रीलंका है और बुडापेस्ट है। पहले हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही सर भी बुडापेस्ट से अमर उजाला में वहाँ के घुघुती बासुती इत्यादि का वर्णन करते थे और वहाँ व्याख्यान देने और वहाँ छात्रों की पढ़ाई के लिए उनको दिशा निर्देश देने के लिए जाते थे। और भी हमारे कई लोहनी सर हैं जो चीन में जाकर जिन्होंने काफी हिंदी और आंचलिक भाषाओं पर वहाँ के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इसी प्रकार से हमारे ब्राजील है, अमेरिका है, दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ पर हिंदी का भी लगभग वर्चस्व है ही। तो ये हमारे सम्मान की बात है। आज हम चाहे कुमाऊनी की बात करते हैं या गढ़वाली की बात करते हैं, अवधी की करते हैं, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कुछ भी हम बात करते हैं तो हमारे जहन में एक विचार आता है कि भाई सब हम जो है उसी की शाखा प्रशाखा है, क्योंकि मौलिक रूप से हमारी जड़ हिंदी है। अब इसमें जुड़े हुए हमारे सभी विद्वान सहचर साथी हैं और हमारे वरिष्ठ जन है, गुरुजन है। तो अब ये एक पढ़ाने की स्टाइल में तो नहीं कह पाऊंगा, यह है कि एक जो मोटा मोटी व्याख्यान है उसमें हिंदी शब्द की उत्पत्ति, ये तो सभी जानते हैं कि हिंदी सिंधी, सिंधु, तो उसी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। और साहित्य के बारे में भी कई लोगों के मन में धारणा होती है साहित्य क्या है, तो साहित्य शब्द जो है स्व धन हित से बना हुआ है, जिसको हम स्वहित, सबका हित जो करे, समाज का हित, अपने पूरे राष्ट्र का हित, दुनिया का हित, तो साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति वो है। और दूसरा जो हिंदी शब्द है, क्योंकि शुरुआत में हमारे जो ईरान और अवेस्ता आदि ग्रंथों में भी देखने में आता है कि जो हमारी जो सभ्यता संस्कृति उधर ईरान और इराक और उधर खाड़ी देशों से होते हुए आई, तो वहां पर जो ध्वनिया थी उसमें हमारा जो फारसी की ह ध्वनि है वो हमारी जो संस्कृत उसमें जैसे असुर, असुर को हम कहते हैं कि असुर जो शब्द है वो संस्कृत का है, लेकिन फारसी में वो अहुर हो जाता है, क्योंकि स्वध्वनि जो है वो ह ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हिंदी शब्द जो है वो सिंधी से बना है और हिंदू, सिंधु, ये सब समान भाव प्रकट करने वाले शब्द हैं। तो इसी पर आगे मैं ये बताना चाहूंगा कि अब भाषा विज्ञान, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, अब भाषा विज्ञान ने भी काफी इस क्षेत्र में प्रगति की है। भाषा कैसे उत्पत्ति हुई, क्या हुई, ये तो बहुत चिंतन का विषय है।
और इसमें इतना कहना चाहूंगा कि वो तकनीकी पक्ष को सामने रखता है, क्योंकि भाषा की जो वैज्ञानिक छवि है, तो भाषा की जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो भाषा विज्ञान करता है। उसमें हमारे स्वनिम है, ध्वनियां हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे हमारे कि नेटवर्क की थोड़ी समस्या हो रही है शायद। आवाज नहीं आ रही सर? अब आ रही है। सुन पा रहे हैं आप लोग? आ रही है। तो बीच में थोड़ा कट रही है परिस्थितियों के चलते जी कभी नेटवर्क नहीं हो रहा होगा। उसके आधार पर भी क्योंकि परिवर्तन होता है, स्वर जो हम बोलते हैं, अभी हम आपके धारचूला पिथौरागढ़ सीमांत क्षेत्र में जाएंगे। मैंने पहले हमारे प्रोफेसर गुरुजी देव सिंह पोखरिया सर के अंडर जब राजी जनजाति का भाषा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक अध्ययन किया था, एक प्रोजेक्ट में काम किया था एज ए प्रोजेक्ट फेलो, तो तब वो राजी जनजाति जिनको बंदरौत कहते हैं, हमारे जमुदा इसमें जुड़े हैं वो समझ रहे होंगे, तो उसमें भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में उनकी भाषा कुछ अलग प्रकार की है। उसको तिब्बती वर्मी कहें या क्या कहें, उस पर भी हमने काफी विश्लेषण किया था। और शोभा आदरणीय डॉक्टर शोभाराम शर्मा जो भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी उसमें काफी काम किया था। और हमारे प्रोफेसर शेखर पाठक दाजू ने अपने पहाड़ पत्रिका में भी उस राजी भाषा का उल्लेख किया था, तो उस पर भी मैंने काफी काम किया। और जो उनके डा नी पाड़े ऐसे गिनती वो करते हैं, पानी पी को ती जा कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो तिब्बती चीनी और वो उस परिवार से मिलती जुलती कुछ भाषा के लक्षण उसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषा बोलने की और भाषा की बनावट अलग अलग प्रकार की होती है। तो उस ढंग से भाषा विज्ञान इस पर चर्चा करता है। विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम जब हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी का भाषा विज्ञान और भाषाई उत्पत्ति और भाषाई बनावट और भाषा में क्या ह्रास है, उस पर भी काफी कुछ भाषा विज्ञान हमें बताता है। तो मैं विकास यात्रा की क्रम में आगे बता रहा हूं कि जैसे सभी जानते हैं कि मूल तो हमारी जड़ संस्कृत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो वैदिक संस्कृत सबसे पहले आता है। वैदिक संस्कृत जो हमारे वेद हैं, उस वैदिक काल की जितनी भी ऋचाएं हैं, जितने भी ग्रंथ हैं और रचे गए तत्कालीन परिस्थितियों में, जो भी उसमें निहित है वो हमारे भाषा की उत्पत्ति का प्रथम सोपान है। तो वैदिक संस्कृत से हम अपनी भाषा हिंदी भाषा को वहां से उत्पन्न मानते हैं। और वैदिक जो भाषा है वो वेदों की भाषा है, और उसमें हमारे पूरी प्रकृति और पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, यहाँ तक कि अपने जो पशु घोड़ा इत्यादि, इसके बारे में भी काफी चर्चा उसमें है। सूर्य के बारे में है, चंद्र के बारे में है, अन्य कितने ही जो ये भौतिक जगत के पदार्थ हैं, निर्वात है। तो वैदिक कालीन साहित्य में सब चीज का वर्णन मिलता है। बाद में परिमार्जित होते होते दूसरा नंबर आगे बढ़े हम, तो फिर लौकिक संस्कृत हमारे बीच में आया। अब लौकिक संस्कृत का मतलब हुआ कि लोक से जुड़ा हुआ, इस हमारे जगत से जुड़ा हुआ, लोक से, जिसमें हमारे कालिदास और महाकवि माघ हैं, बाण भट्ट है, इनकी जो रचनाएं हैं, जिसको हम इस लोक से जुड़ा हुआ मानते हैं। और उसमें जो पात्रता है वो ये लोक के पात्र हैं, उनकी जीवनचर्या, उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार, वो सब उसमें परिलक्षित होते हैं। और हमारे अभी पाठ्यक्रमों में ज्यादातर जो पढ़ाया जाता है वो लौकिक संस्कृत का ही पाठ है, क्योंकि वो जरा सा परिमार्जित संस्कृत है।
वैदिक संस्कृत से जरा सा आगे बढ़ी हुई और जरा सा उसमें परिमार्जन हुआ। उसके बाद आता है लौकिक संस्कृत ने काफी अपनी दुनिया में छाप छोड़ी है और कई ग्रंथ उसमें लिखे गए हैं, अभी भी जारी है। हमारे संस्कृत भाषा से जुड़े हुए अकादमियां हैं, तरह तरह की भाषा संस्थान हैं और विभिन्न प्रकार के पूरे देश विदेश में तो उस मौलिकता के साथ उस संस्कृत की बात को रख रहे हैं और उससे आगे हम कैसे उसी से हमने सब कुछ सीखा, कैसे जाना, वो चीजें सामने आ रही हैं। उसके बाद आता है पाली। तो ये पाली एक बार मैं अध्ययन कर रहा था तो ये पल्ली कुनी जो परिषद और पल्ली और पत्ती, तो इस प्रकार के ये कुछ शब्द जो है वो पाली भाषा वहीं से जो अशोककालीन सम्राट अशोककालीन भाषा का हम देखते हैं इतिहास, तो उसमें ये पाली भाषा और ये जो शिलालेख और इनमें सब हमें मिलती है जो संस्कृत से मिलती जुलती है। फिर प्राकृत का नंबर आता है, पाली प्राकृत, वो भी इसी प्रकार की भाषा है। ये पढ़ाए भी जाते हैं पाली प्राकृत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जो हमारे देश के शीर्ष विश्वविद्यालय है वहां पाली प्राकृत अपभ्रंश ये सब पढ़ाई होती है। तो पाली प्राकृत के बाद फिर अपभ्रंश है, अपभ्रंश अवहट्ठ और अवहंस, ये सब एक ही नाम है, बिगड़ा हुआ स्वरूप, मतलब भाषा का इसको मानते हैं कि भाषा का एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है। तो अपभ्रंश के बाद फिर छंद के जो आई आज व्यवहार में वो हमारे पास हिंदी है और हिंदी पूरी दुनिया के भाषा के शब्द इसमें सम्मिलित है। हिंदी अपने आप में कोई अलग से वो नहीं है, क्योंकि अगर हम शब्द समूह की चर्चा करते हैं, अगर व्याकरण की ओर देखें तो शब्द समूह के अंदर हम देखते हैं कि जो शब्द आए हुए हैं, कोई देशज शब्द है, कोई दक्षिण भारत से आए, द्रविड़ परिवार से आए, चूड़ी उखल मूस ये शब्द जो है, मुकुट चंदन, ये दक्षिण भारत के शब्द है। और जैसे हम कुमाऊनी में लापशी कहते हैं, गुजरात से आया शब्द लापशी। तो इस प्रकार से शब्द कहां से भी आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भाषा परिवार थे, भाषा परिवार में भारतीय परिवार, भारतीय यूरोपियन, तो वहां से वो भाषाएं इधर कोई सूडान, उधर अलग अलग देशों से होती हुई, अलग अलग वर्गों से होती हुई, तो भाषा ये हिंदी में सम्मिलित हो गई और वो शब्द जो है उन भाषा परिवारों के हिंदी में भी आ गए हैं। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो यहाँ जो भारत के विभिन्न प्रांतों की भाषाएं हैं, अलग अलग भाषा परिवारों की भाषाएं उसमें सम्मिलित हैं और वो हिंदी में आ गए हैं वो शब्द, तो हमने उन्हें ग्रहण कर लिया। विदेशों के विदेशी भाषाओं के शब्द भी आ गए हैं, उनको भी हमने ग्रहण कर लिया, क्योंकि हिंदी जो है एक मिश्रित रूप और हिंदी के लिए हम ऐसा कुछ मानक नहीं बना सकते। हमने रेलगाड़ी कहा तो रेल साहब, रेल तो अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का है। अब जांच करता है शब्द, तो जांच साहब, जांच शब्द जो है जांच वो फारसी है और करता संस्कृत का है। तो इस ढंग से जो हाइब्रिड संकर शब्दों का भी निर्माण हुआ, संकर शब्द भी आए, पर्यायवाची बने, विलोम बने, अनेकार्थी बने, योग रूढ़ बने, रूढ़ शब्द बने, यौगिक शब्द बने। तो एक बहुत बड़ा वो है। और कुमाऊनी जो हमारी अभी कुमाऊनी के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि मैं कुमाऊं से नाता रखता हूं, तो यहाँ पर जरा बताना चाहूंगा कि ये हिंदी का ही एक रूप है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जैसे हमारी अवधी लिखी जाती है। बल्कि एक बार ये चर्चा हुई थी कि संविधान की भाषा संबंध में चर्चा हो रही थी, तो हमारे कोई सर लोग कह रहे थे कि भाई अवधी भाषा जो है वो अभी संविधान में उल्लिखित नहीं है, अवधी अभी संविधान में उल्लिखित नहीं है, लेकिन
उसमें जो रचा गया ग्रंथ है रामचरितमानस, वो पूरा विश्व का कालजयी ग्रंथ है। तो जैसे जोशी जी रच रहे हैं कुमाऊनी में बड़े बड़े ग्रंथ, अन्य लोग भी रच रहे हैं, तो हम कुमाऊनी में ऐसा कालजयी ग्रंथ रच रहे हैं, ऐसे पिक्चर बना दें, ऐसे सिनेमा बना दें कि वो कालजयी हो जाए। वो संविधान और अन्य चीजों के बारे में तो वो तो बात की बात है, वो तो फॉर्मल एक वो सेटअप है उसका। तो जितने भी रचनाकार यहाँ पर है, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपनी भाषा की जो औपचारिक अन्य चीजों में संवैधानिक ये वो मानकी उसमें न जाके उसमें ऐसे ग्रंथ रचे जैसे अवधी भाषा में जो हमारी पूर्वी हिंदी की भाषा है, तो उसमें उन्होंने ऐसा रच दिया कि आज विश्व में उस भाषा की पूरी भूरी भूरी प्रशंसा होती है। हम कुमाऊं में हम सुंदरकांड कर्म करते हैं, अखंड रामचरितमानस पाठ हम करते हैं। तो इस प्रकार से बड़ा विराट जो दर्शन है भाषा का, वो पूरी दुनिया को व्यवहार जगत में आगे ले जाता है। और हमें भी चाहिए कि हम अन्य चीजों में उलझे बिना उसको आगे ले जाएं। और विकास यात्रा के क्रम में ही जरा सा हिंदी साहित्य के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि पहले हमारा वीरगाथा काल, शुरुआत में वीरगाथा काल हुआ और वीरों की गाथाएं उस काल में लिखी गई, जो साहित्य बना हमारा। तो वीरगाथा काल में हमारे डिंगल पिंगल भाषा, डिंगल कहते हैं राजस्थानी को और पिंगल ब्रज भाषा। तो डिंगल पिंगल मतलब वो रणभेरिया और युद्ध के का वर्णन उसमें होता था। तो वीरगाथा काल की रचनाओं में हमें युद्धों का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है चंद्रवरदाई द्वारा लिखित, तो वो हमारे पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाता है अभी और विभिन्न विश्वविद्यालयों में। तो वीरगाथा काल की हम देखते हैं कई प्रकार की जो रचनाएं हैं वीरगाथा काल की, विशल देव रासो, हमी रासो, परमार रासो, तो अनेक प्रकार की रचनाएं हुई। तत्कालीन परिस्थितियों में जैसी वातावरण था, जैसी परिस्थितियां थी, वैसा ही साहित्य रचा गया। अब हम रोज देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, तो कवि क्या लिखेगा? तो कवि ने युद्ध के बारे में लिखा और युद्ध भूमि में जाते थे कवि और यथातथ्य वर्णन करते थे। और इसके एवज में राजा जो थे उनको एक एक हार देते थे अपने गले से उतार के। तो वो राज्याश्रित कवि थे, प्रशंसा करते थे। और फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, तो वीरगाथा काल के बाद भक्ति काल आता है। ये सभी लोगों ने पढ़ा है, मैं तो एक सरसरी तौर पर इस पर जरा सा दृष्टि डाल रहा हूँ, आत्मी जोशी जी ने जैसा कहा। तो जो भक्ति काल हुआ उसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। आज भी हम भक्ति के नाम पर कहीं पर भी भक्ति की बात होती है तो उसमें सब लोग सहमत होते हैं, क्योंकि भक्ति का वातावरण है। और भक्ति अगर हम कहीं पर भजन गा रहे हैं तो कोई इसमें विवाद भी नहीं करता, साहब ये तो भगवान की स्तुति है। तो एक तरीके से तो भक्ति काल के कवियों ने ईश्वर को निराकार साकार दोनों स्वरूपों का वर्णन किया, जिसमें हमारे निराकार ब्रह्म के उपासक कबीरदास जी प्रतिनिधि कवि के रूप में है। और काफी जीवन दर्शन ऐसा है उनका कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ, किंतु हम सबके लिए आदर्श के रूप में हम कबीर जी को एक आदर्श के रूप में मानते हैं, जिन्होंने तमाम उस तरीके से जीवन नहीं जिया, बल्कि वर्जनाओं से ऊपर उठ के उन्होंने लोगों को समझाया कि कैसे व्यक्ति को जो है वो मानवतावादी होना चाहिए और कैसे व्यक्ति का जीवन जो है अपने ब्रह्म के प्रति, अपने अंतःकरण के प्रति समर्पित होने वाला व्यक्ति और आत्मवत दुनिया को देखने वाला व्यक्ति ऐसे महान होता है। कबीरदास इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में लगभग शुरुआती अध्यायों में पढ़े जाते हैं।
और बहुत कुछ सीख मिलती है। गुरु के प्रति महिमा है उनका, कस्तूरी कुंडली वैसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसी बात कहकर भी उन्होंने अपने आत्मा का साक्षात्कार लेने की बात कही कि हम पहले अपना साक्षात्कार लें। तो अन्य भी हमारे जो श्रवण मार्गी कवि हैं तुलसीदास हैं, उन्होंने रामचरितमानस जैसे विराट ग्रंथ की रचना करके, कालजयी ग्रंथ की रचना करके एक समन्वय की विराट चेष्टा को जमाने के बीच में रखा। समन्वय किया उन्होंने भक्ति का, ज्ञान का, प्रेम का, भक्ति का, निर्गुण का, सगुण का समन्वय, कोऑर्डिनेशन किया, मिला दिया। तो इस वजह से और जो लोक से जुड़ी हुई मर्यादा है और आदर्श है, प्रभु श्री राम के चरित्र के माध्यम से पूरी दुनिया को, पूरे लोक को बहुत अच्छा मार्ग दिखाया। आज रामलीला, जब रामलीला की बात होती है तो एक छोटा सा बच्चा है या एक बहुत बड़ा कोई व्यक्ति है, और रामलीला कहने से ही उसके रोम रोम में एक शिहरण और एक उत्साह, एक आदर्श, एक मर्यादा जागृत हो जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि राम एक ऐसे चरित्र है। राम कबीरदास के भी थे, वो निर्गुण राम थे, और राम तुलसीदास के हैं जो एक साकार अवतार के प्रदर्शन के रूप में हमारे बीच में आते हैं। और लोग को उन्होंने जो मार्ग दिखाया, मर्यादा सिखाई, भरत जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई, माता सीता जैसी उनकी धर्मपत्नी, दशरथ जैसे पिता, हनुमान जैसे मीत, सुग्रीव जैसे मीत, और दुष्टों का दमन किया, रावण जैसे विद्वान दुष्ट से कैसे उसका दमन किया, कैसे दुनिया को दिखाया कि कैसे मर्यादा में जिया जाता है और हम कैसे आदर्श रूप अपना दिखा सकते हैं। इसलिए हम प्रभु राम को अपना आदर्श मानते हैं। एक धोबी के कहने पर जो अपनी पत्नी का परित्याग कर देते हैं, ये भी एक लोक के लिए ऐसी शिक्षा है। और उधर कबीरदास जो है वो अपने स्वयं को प्रभु राम की विरहणी मानते हैं। उनके राम जो है कबीर के, वो दशरथ पुत्र राम न होकर वो निराकार ब्रह्म के नमूने हैं, निराकार ब्रह्म के एकक हैं। उसके बाद हम आते हैं इसमें आपके सगुण मार्गी उपासना में सूरदास हैं, जिन्होंने कृष्ण मार्गी भक्ति का जो है उसे जनता के बीच में रखा, कृष्ण मार्गी भक्ति को। और अपने जो ब्रज भाषा में उन्होंने ग्रंथ लिखे, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये हमारे लिए भगवान कृष्ण के अवतार की कहानी मात्र नहीं है, बल्कि उसमें एक जीवन दर्शन है। सूरदास जी का जन्मांत होते हुए भी उन्होंने मन की आंखों से अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को देखा। हम भ्रमर गीत देखते हैं, उद्धव गोपी प्रसंग देखते हैं, वो भी हमारे लिए मील का पत्थर है। अन्य भी हैं, मीराबाई हैं जो भगवान कृष्ण को प्रियतम के रूप में मानती थी। इस काल के बाद हम आगे बढ़ते हैं, रीति काल आता है। रीति में 3 धाराएं विकसित हुई, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीति काल जरा सा वो श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। उसमें लक्षण ग्रंथों के भी लोगों ने लक्षण ग्रंथों की उसमें रचना की, और काफी लाक्षणिकता और ज्ञान उनके, जैसे बिहारी लाल के उसमें दोहे हैं रीति काल में। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई करे श्याम हरि तुझी। मेरी सांसारिक पीड़ा को वो हरे, जिनकी परछाई मात्र से भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के हो जाते हैं। ऐसी कल्पना की थी राधा की स्तुति करते हुए उन्होंने। तो ऐसे उन्होंने गागर में सागर भरने की एक बहुत अच्छी
प्रतिक्रिया की थी। गागर में सागर का मतलब हुआ, बल्कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे जनरली जो प्रथम वर्ष के होते हैं उतना ज्यादा गंभीरता से नहीं सोचते, तो एक दिन गागर में सागर भरा तो बच्चे हंस रहे थे। तो लाक्षणिक तौर पर गागर में सागर भरना वो एक हमारी लोकोक्ति और मुहावरा टाइप का ही है कि कम कम जो दोहा है या जो कोई वाक्यांश है उसमें अनेक विचारों या बहुत गंभीर भाव की उसमें जो है निहितार्थ है, वो गागर में सागर है। जैसे हम सूक्ति तरह कथन कहते हैं, तो बिहारी लाल जैसे उसमें मनीषी कवि है रीति काल के, और रीति काल का जरा सा ये रहा कि रीति काल में जरा घोर सांगारिकता रही और समाज की तरफ जरा सा कवि का ध्यान इतना नहीं था, और नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, नायिका कैसे उसके केश हैं, कैसे उसके चरण हैं, तो महिलाओं के उनके केश, उनके वस्त्र, उनकी देह और उनके नाखून, उनके बाल, उनके सौंदर्य बोध, उस सब पर आधारित रचनाएं ज्यादा रची गई। तो इस वजह से रीति काल को जरा सा हम सामाजिक रूप से उतना पुष्ट नहीं मानते हैं। हालांकि उसमें बिहारी लाल जैसे जो कवि हुए तो उन्होंने तो बहुत अच्छा अपना ज्ञान दिया लोगों को, उनके दोहे आज भी अकाट्य हैं। और राजा जयसिंह के दरबार में भी उन्होंने एक कली के माध्यम से, एक छोटे जो अधिकिली कली है उसके माध्यम से राजा को सचेत करने का प्रयास किया था। विद्वान लोगों ने इसमें पढ़ा होगा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौगंध्यो आगे कौन हवाल। अरे राजा तो अपनी मासूम जो सद्य विवाह करके लाया है वो कोमल कली सी प्रियतमा के साथ, उसके मोह पास में अभी से मत रह, क्योंकि ऐसे रहने से समाज से तेरा नाता टूट जाएगा। तो जनता की दुख दर्द को जानने के लिए, जनता के हित के लिए गद्दी छोड़ के तू रास रंग में लिपटा न रहा। तो ऐसे ऐसे दोहे भी उन्होंने लिखे जिससे जयसिंह जैसे राजा को काफी प्रभाव पड़ा उन पर, और उन्होंने अपना मार्ग बदला और उस विलासिता से बाहर आए। तो अब आधुनिक काल में आते हैं। अब ये हम सबका काल शुरू होता है जहां से हम लोग ने लिखना शुरू किया। हालांकि इसमें भी शुरुआत में भारतेंद्र युग, आधुनिक काल की जो शुरुआत होती है भारतेंद्र युग से शुरू होता है। और मजे की बात यह है, जोशी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग? भारतेंदु जी ने बहुत लंबी आयु नहीं पाई, 35 या 40 वर्ष की अवस्था में ऐसे वो दिवंगत हो गए थे, लेकिन उनके नाम पर एक युग बन गया। 35-40 उन्होंने पुस्तकों की रचना की, और हिंदी दिवस पर उनको स्मरण करते हुए गर्व का अनुभव होता है, क्योंकि हिंदी पर उन्होंने कहा निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को शूर। अपनी भाषा की उन्नति से तरक्की होती है, अपनी भाषा की उन्नति सब उन्नतियों का जड़ है। अगर हम अपनी भाषा को तिरोहित कर देंगे तो फिर हमारे हृदय में कांटा जैसा चुभ जाएगा। बिना अपनी भाषा की उन्नति के हृदय का शूल नहीं मिटेगा। ये सबसे बड़ा हम सब के लिए विश्व हिंदी दिवस पर ये एक चुनौती है और हमारे लिए एक आह्वान है, हम सब रचनाकारों के लिए, चाहे हम किसी भी धारा के हों, चाहे हम स्थानीय आंचलिक भाषाओं के दायरे में हों या हम हिंदी भाषा भाषी हों या अन्य आंग्ल भाषा भाषी हों, संस्कृत के हों, हम सब के लिए चुनौती है कि अपनी मातृभाषा वो हमारे लिए वरेण्य है, हमारे लिए प्रिय है और होनी चाहिए। क्योंकि संसार के जितने भी देश आगे बढ़े उन्होंने अपनी भाषा, अपनी बोली का सम्मान किया। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है और शिक्षा नीति ने जो पाठ्यक्रम बृहद बना दिया है, वो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में
हमारे स्थानीय तीज त्योहार, हमारी स्थानीय भाषा बोलियां, हमारे आंचलिक परंपराएं, प्रतिमान और तरह तरह के जो हमारे कस्टम्स हैं, हमारी रूढ़ियां हैं, हमारे जो लोकाचार हैं, प्रतिमान हैं, प्रथाएं हैं, उन सब का वर्णन इसमें है। तो भारतेंदु युग इसलिए एक स्वर्ण युग के नाम से ही हम उसको माने हिंदी साहित्य के लिए। तो भारतेंदु जिसमें प्रताप नारायण मिश्र है, बाल मुकुंद गुप्त और बाल कृष्ण भट्ट इत्यादि कई ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी मातृभाषा और अपनी संस्कृति के तरफ लौटने को कहा। उसके बाद द्विवेदी युग आता है जिसमें राष्ट्रीयता की भावना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग की शुरुआत हुई। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में छपी थी और उस सरस्वती के सारस्वत यज्ञ से ही उन्होंने पूरी दुनिया को एक राष्ट्रीय अस्मिता को अक्षुण्ण रखने का संदेश दिया। हम इसमें देखते हैं द्विवेदी युगीन साहित्य में हमारे प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो वन से गायों के साथ लौटते हैं और कैसे उन गायों के खुरों से निकली हुई धूल का ऐसा सुंदर वर्णन उनकी कविताओं में हुआ है। पंचवटी जैसी कविता इसमें हमको मिलती है। और यशोधरा, राहुल जननी यशोधरा, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उनकी जो धर्मपत्नी है वो अपने बेटे से संवाद करते हैं कि हमें सोता छोड़ के अपने जंगल को चले गए स्वामी। तो वो एक जीवन दर्शन ऐसा बता रखा है जिन्होंने जीवन का रहस्य समझ में आने पर अपने पुत्र और पत्नी को त्याग दिया और अपना जंगल को चले गए। तो इस प्रकार से हमें जो द्विवेदी युगीन साहित्य है उससे अपने राष्ट्रीय अस्मिता और प्रकृति वर्णन भी इसमें हमें मिलता है और अपनी जो पौराणिक सत्ता है उसका वर्णन भी इनमें मिलता है इनकी इन कविताओं में। इसके बाद छायावाद युग आता है। छायावाद तो एक अनुभूति का युग है और हम में से कई हमारे मित्र लोग जो कविताएं लिखते हैं, आदरणीय डॉक्टर चमोला सर इसमें हैं, बहुत अच्छा। तो उनकी रचना में भी मैं देखता हूँ कि जो छायावादी जीवन दर्शन है और बहुत अच्छा एक विरहानुभूति और एक रहस्यवाद। सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं जोशी जी, स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशुषा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार स्वप्न विचरते हैं अनजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। तो वो कौन है जो निमंत्रण देता है? मौन निमंत्रण। तो छायावाद का दूसरा नाम रहस्यवाद। अब रहस्यवाद है क्या? लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है आत्मा की, परमात्मा की सत्ता के प्रति जिज्ञासा की भावना ही रहस्यवाद है। मैं क्या सोचता हूं उस परम सत्ता के बारे में, तो कहाँ होगा, हे भगवान कहाँ हो तुम, यही छायावाद है। और संवेदनों की तीव्रता और गहनता और विरहानुभूति हमें महादेवी वर्मा जी की कविताओं में, संधिनी आप पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी के उसमें, तो उनको आधुनिक मीरा की संज्ञा भी दी गई है। तो एक विरहानुभूति लगती है जो आध्यात्मिक विरह को उन्होंने वाणी दी है महादेवी जी ने। और हमारी इसमें मधु जी जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, हमारे देवकी मेहरा जी जो है, मैं उन्हें भी कभी कभी महादेवी वर्मा जी की छाप देखता हूं उनमें। हमारी देवकी मेहरा दीदी आजकल हल्द्वानी है और हमारे मधु मेहरा, डॉक्टर मधु मेहरा जी जो खुद रचनाकार है, उनकी पूज्य माता जी हैं। तो इस प्रकार से चार स्तंभ हुए जिसमें हम जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और महादेवी वर्मा। इन चारों के नाम से जो है छायावाद को एक स्थापित माना जाता है कि इनकी रचनाओं से छायावाद पूरा उर्वर रहा। और इन सब की रचनाओं में हमारे पंत जी, जिनका जन्म तो हमारे घर से 14 किलोमीटर दूर कौसानी में हुआ था,
और मैं तो समझता हूँ कि उन्हीं की जो भावात्मिका वृत्ति है, कुछ कुछ वहां से कौसानी से जो उनकी आत्मा के जो प्रखंड है, आत्मा के जो स्तर है, वहां से निकल के वो उसका स्फुरण जो हुआ, वो मोहन जोशी जी, आदमी गोपाल दत्त भट्ट जी, चंद्रशेखर बड़शीला जी, मनोज खोदिया जी, हेम दुबे, इनमें भी कहीं ना कहीं उस आभा के दर्शन होते हैं। तो हमारा सौभाग्य है, छायावाद के जो वर्ड्सवर्थ कहे जाते हैं, प्रकृति के चितेरे, आदरणीय पंत जी, और जिनकी पीठिका भी कौसानी में है, उनकी रचनाओं में हम राष्ट्रीयता और हम महात्मा गांधी जी के प्रति, उनका बापू जी के प्रति नमन, और गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, लोकायतन और कई प्रकार के उनके ऐसे ग्रंथ हैं, करीब 40-50 से अधिक, जिनमें हम प्रकृति का मूल प्रदेय उसमें हम पाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं हमारे, जिन्होंने एक बहुआयामी, एक बहुमुखी साहित्यकार की संज्ञा ली। आपका बनारस में जन्म हुआ था और आपने इतना अच्छा साहित्य को दिया है कि जहां आपने चंद्रगुप्त नाटक, ध्रुव स्वामी जैसे नाटक दिए, वहीं आपने आकाशदीप जैसी कहानियां लिखी, गुंडा जैसी कहानियां लिखी, पुरस्कार जैसी कहानियां लिखी है, उपन्यास लिखे, कंकाल, इरावती, मतलब क्या कहा जाए। और हमारे निराला जी हैं, जिनको हम कुछ कुछ उनकी जो रचनाएं हैं वो प्रगतिवाद से भी मेल खाती हैं। उन्होंने जो पूंजीवादी व्यवस्था है हमारे समाज में चली हुई, उसका विरोध किया था और सरस्वती के सार्थक उपासक थे निराला जी। उनका जन्म अभी वसंत पंचमी आने वाली है, तो उस दिन उनका हम जन्म दिवस मनाते हैं। तो निराला जी की रचनाएं काफी जो जमीन से जुड़ी रचनाएं हैं, शोषित पीड़ित जन की वेदना उनकी कविताओं में है। वहां तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, ऐसे मतलब संवेदनों की तीव्रता उनकी रचनाओं में है। ये सब हमें सिखाते हैं, हम जो आधुनिक पीढ़ी के लेखक रचनाकार हैं, ये सब हमारे जो है ये आगे से आराध्य है हमारे। कहीं ना कहीं उनकी रचनाओं की छाप, कहीं ना कहीं उनके संवेदनों की छाप हमारी रचनाओं में दिखाई देती है। क्योंकि एक कवि स्वतंत्र रूप से एक दिन मैं चर्चा कर रहा था जोशी जी और शीला जी कि भाई स्वतः आदमी क्या लिखेगा, स्वतः आदमी कुछ ऐसा लिख देते, तो परंपरा से ही सीखता है आदमी। मैंने कहा साहब, कबीरदास के मन में स्वतः आ गई थी चीजें? नहीं, कबीरदास से पहले भी सिद्ध साहित्य था, जो सिद्ध महात्मा लोग थे, चिमटा बजाकर नाचते थे, गाते थे, और कबीरदास जी ने उनके शरण में रहकर सदुक्कली भाषा का प्रयोग किया और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़े। तो परंपरा सिखाती, कहीं से कोई चीज अपने आप पैदा नहीं हो जाती, हम परंपरा से ही सीख रहे। कुमाऊनी को आज यहाँ इस धारा तक सब लोग ले आए हैं अपने अपने प्रयासों से। हमारे जनता इतने महान व्यक्तित्व इस पटल पर है, जो जिन्होंने कुमाऊनी को आगे लाने के लिए चांदनी इंटरप्राइजेज के माध्यम से और हमारे छिलादिगा प्रोडक्शन वाले भी हैं, अन्य कई ऐसे टीम है हमारी, कल घूमती जागर टीम वाले भाई साहब आए थे हमारे। तो अलग अलग प्रयासों से उसी हिंदी की सेवा को आगे बढ़ा रहे, उसी का एक भाग ये भी है, साथ साथ चलने वाला। तो कहने का तात्पर्य हमारे जो छायावाद के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो कहने को तो बहुत होता है, क्योंकि व्याख्यान में तो खाली छायावाद एक टॉपिक पर ही मतलब 1-2 घंटा लग सकता है, लेकिन मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समराइज इसको मिलाते हुए आगे बढ़ूं, और मुझे माफ करेंगे क्योंकि मैं जिस रूप में आ रहा मन में ऐसे बोल रहा हूँ, कहीं मैंने कोई नोट्स तैयार नहीं किया और कहीं कुछ मैंने वो नहीं किया, और जैसे भी हो रहा है अगर कहीं कोई त्रुटि हो रही है तो मैं क्षमा प्रार्थना भी करता हूँ, क्योंकि इसमें हमारे बहुत प्रबुद्ध जन है, प्रोफेसर लोग हैं हमारे, गुरुजी लोग हैं हमारे जुड़े हुए। तो कहीं पर अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करूंगा। तो आगे चलता हूँ। अब
छायावाद के बाद अब समापन की ओर ले जाता हूँ इसको। छायावाद के बाद हमारा युग आता है, फिर नई कविता का युग आता है। उसमें हम शुरुआत में प्रगतिवाद को मानते हैं, प्रयोगवाद को मानते हैं। प्रगतिवाद में तो यही सब जो शोषित पीड़ित लोगों की बातों को लिखा कवियों ने। प्रयोगवाद में अद्वैय साहब जिसके प्रवर्तक हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, और बहुत अनुभूति की तीव्रता है। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे प्रयोग काव्यों में किए हैं और अनेक विधाओं में उन्होंने रचना की है, तो प्रयोगवाद के जनक के रूप में हम उन्हें मानते हैं। और नई कविता का युग है। अब साठोत्तरी कविता भी हम इसको मानते हैं आगे। साठोत्तरी कविता में हम सब आ जाते हैं उसमें, और वर्तमान में जितने हिंदी में लिखने वाले कवि हैं वो साठोत्तरी जो कवि हैं उनमें सब आ गए। हमारे कृपाल शीला जी भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे चमोला सर हैं, हमारे मोहन जोशी जी हैं, और जितने हमारे दिखाई दे रहे हैं, आदरणीय गुरु जी तिलकदास जोशी जी, प्रणाम भी करता हूँ उनको, और उनकी पूज्य मैडम जी भी दिखाई दे रही। तो सब हम जो है साठोत्तरी कविता के कवि लोग हैं, लेखक लोग। तो उसकी अभी कोई लिमिट बांधी नहीं गई है। सन 60 के बाद आगे को चलता रहेगा ये जो है। इसी में हम नवगीत भी कह रहे हैं, प्रगीत भी लिख रहे हैं, अकविता भी लिख रहे हैं, कविता भी लिख रहे हैं, हाइकू भी लिख रहे हैं, जो जापानी विधा है। परसों साक्षात्कार में मैंने कहा था कि जो 5, 7 और 5 का जो एक 3 पदों की जो कविता है वो जापान से आई विधा है, लेकिन हमने उसको आत्मसात कर लिया। तो इसी प्रकार से जो अब लिखा जा रहा है वर्तमान में, जो हम लिख रहे हैं वो कुमाऊनी और हिंदी में बराबर अनुभूति और अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जैसे आज हम अगर किसी अनुभूति को, अभिव्यक्ति को, प्रकृति वर्णन को लिखते हैं, प्रकृति के बारे में लिखते हैं, तो कुमाऊनी में भी वो बड़ी सजगता के साथ आगे आ रही है और हिंदी में भी आ रही है। चारों ओर छाया मधुमास, देखो कैसा खिला बुरास, चारों ओर रो वसंत, देखो कस फैल रो मधुमास। मतलब हम कुमाऊनी में लो चीज का कुणीन, गढ़वाली में लो चीज का कुणीन, अवधी में लो कुणीन, छत्तीसगढ़ी में लो कुणीन, बघेली में लो कुणीन, तो वो हिंदी का पैरेलल लग रहा चल। तो आज जो लिखा जा रहा है वो बहुत अच्छे अच्छे कृतिकार हमारे हैं। कई लोग तो इसमें जुड़े हैं, कई लोग नहीं भी जुड़े हैं, लेकिन मैं सबको नमन करता हूँ और भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। जो जो जहां पर लिख रहे हैं वो अपने युग के कबीर हैं, वो अपने युग के तुलसीदास हैं, क्योंकि हर आदमी अपने आप में अनुपम है, अद्वितीय है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं। वो अपने आप में जो है उसकी अनुभूति का अपना एक स्तर है। तो ये वर्तमान में जो लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और हमारे समाज में जो वर्तमान की जरूरतें हैं, अभी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी बेटियों को आगे बढ़ाओ, महिलाओं पर जो महिला सम्मान के लिए लिखा जा रहा है वो बहुत स्तुत्य है, क्योंकि समाज में कहीं अपराधीकरण होता है तो एक आक्रोश का स्वर निकल पड़ता है। तो वर्तमान में जो लिखा जा रहा है वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी जा रही हैं, और कहीं पर व्यवस्था में कहीं पर किसी को दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसका आक्रोश भी व्यक्त हो रहा है उन कविताओं के माध्यम से कि ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं। क्योंकि एक कवि जो होता है वो एक निश्चल होता है, उसके हृदय में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, कोई गांठ नहीं, तो वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति करता है। तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति के दायरे में वर्तमान में लिखने वाले हमारे नई पीढ़ी के जो रचनाकार हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चूंकि 7:51 में 2-3 मिनट और लूंगा, मैं जरा आधुनिक परिप्रेक्ष्य को इसमें जोड़ना चाहूंगा, आप सब लोगों की अगर अनुमति हो तो। जोशी जी, आवाज और क्लियर? जी स्वागत, बहुत सुंदर, बढ़िया आवाज आती सर। अभिनंदन। अधिकारी जी आप जुड़े, आप विद्वान यहाँ पर हैं हमारे साथी, और जिसका चेहरा नहीं दिखा तो उसका नाम नहीं लिया जाता, अन्यथा मैंने जो भी दिखाई दे रहे नहीं दिखाई दे रहे सबको प्रणाम करता हूँ। और सब आप लोग विद्वान लोग हैं, आप ही लोगों से सीखा जो बोल रहा हूँ, आप ही लोगों को देख के आगे भी आप ही से सीखना है। तो
इधर जरा सा मैं ये परिदृश्य को ला रहा हूँ कि कर्नाटक हिंदी अकादमी की मैगजीन आती है मेरे पास, कर्नाटक से निकलती है, भाषा स्पंदन। तो उसमें हर बार राजभाषा और ये सब जो समाचार पत्र हैं इनका भी बड़ा योगदान रहा। हमारे पत्र पत्रिका अभी पैरों निकलती है, कुमगढ़ निकलती है, कुर्मांचल अखबार निकलता है, तो एक धारा प्रवाह चला हुआ है और इन्होंने भाषा को आगे बढ़ाने में काफी वो किया है, काफी योगदान दिया है। जो भाषा हमारी परिमार्जित होकर आगे निकल रही है। अब मैं जो सोशल मीडिया की तरफ आता हूँ, ये तो गरुड़ पत्रिका के संपादक हमारे आदमी बड़शिला जी इसमें है, श्री चंद्रशेखर बड़शिला जी, वो वरिष्ठ संवाददाता दैनिक जागरण। तो गरुड़ पत्रिका एक ऑनलाइन पत्रिका है जिस पटल पर अक्सर वो रचनाकारों की कविता लिखते हैं। तो आजकल अब ऑनलाइन का समय आ गया, तो ऑनलाइन फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ईमेल और मल्टीमीडिया, केबल नेटवर्क, दुनिया भर की जो हमारे जनसंचार के साधन है और वो है, उनके माध्यम से आज बहुत अच्छी सेवा हो रही है। अब तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं मोबाइल में कि आप बोल दो तो आपका टाइप हो जा रहा है। बीच में हमारे एक रवि भाई साहब हैं बागेश्वर के टाइप में, सर मैंने कहा साहब ये टाइप करने में टाइम लगेगा। उन्होंने कहा आपने बढ़िया, अगर हाथ से लिखा हुआ है तो आप लेंस में जाइए। तो लेंस में क्लिक किया, उसकी फोटो खींची, वो जितना हाथ से लिखा था सब वो टाइप हो गया उसी समय। कितना अच्छा लगता है। ऐसी ऐसी टेक्निक आ गई है। कहीं पर दो चार अगर वर्णों की अशुद्धियां हैं वो आप करेक्शन कर सकते हैं उसमें। तो बोल के लोग समाचार भेज रहे हैं, आजकल बोल के सब टाइप हो जा रहा है और बड़े मजे से हो रहा है, हिंदी में टाइप हो रहा है। और जल्दी ही ईश्वर चाहेगा तो कुमाऊनी, गढ़वाली और अन्य भाषा जो भी हमारे स्थानीय भाषाएं हैं, भाषा बोलियां हैं, उन सब पे ऐसे सॉफ्टवेयर बन जाएंगे, ऐसी डिवाइस बन जाएगी कि जो हम बोले वो सीधे चिट्ठी टाइप हो जाएगी। हाथों से तो टाइप होता ही है, हलंत की जगह हम हलंत लगाना चाहें वो भी हो जा रहा है। तो इधर काफी प्रगति हुई है और हम लोगों का दायित्व बनता है जो हिंदी के विकास यात्रा का मैं समाहार करने जा रहा हूँ। अभी जो बहुत सुंदर व्याख्यान आदरणीय डॉक्टर हेमचंद दुबे जी का आज हमने सुना। नेट बाधित होने से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही शायद। बहुत बल गागर में सागर है जो भर दी ने। हाँ, और तमाम साहित्यकार ने धारा उनर जो जो उन्हें जुड़ी प्रसंग उभत करे छी सब चीज इतिहास ले में जोड़ा। तो बहुत बल व्याख्यान रो आज। तो आज यो 525 कार्यक्रम छी 2165 ब्याह और आज यो कार्यक्रम में बहुत लोग जुड़े इस कार्यक्रम से और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि जी आ गए शायद लाइन पर। हाँ, आज जो प्रोग्राम दिया डॉक्टर दुबे सर ने बहुत ही भल दी और उन्होंने पौराण एकदम वैदिक काल बैठा शुरू कर आज तक जो विकास भाषा विशेषकर हिंदी लीजी पूर्व एकदम इतुक लंब कालक वर्णन उन्होंने बहुत संक्षेप में 45 मिनट में उन्होंने सर बात बता दी। और वैदिक संस्कृति लौकिक संस्कृति में बाद में परिवर्तित है और लौकिक संस्कृति विषय बात सुनने में एक बात याद है। लौकिक संस्कृति प्रारंभ हो वाल्मीकि रामायण बैठे। वाल्मीकि रामायण जो छे पहल ग्रंथ छे लौकिक संस्कृति और उनर वो माँ प्रतिष्ठा की एक संस्कृति में कम हुई थी जब भी क्रॉस पक्षी मैथुन रथ से तो एक बहेलियाल एक जोड़ में बैठा एक मार दी तीर तो उन्होंने मुख बैठे आप ही सरस्वती निकली कि तू प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगा। माँ प्रतिष्ठा में याद अगिल क्या यश एक वाक्य निकल वो वैदिक संस्कृति पहल वाक्य श्लोक यदु मानिषाद प्रतिष्ठातम अगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम बौद्धिकाम मोहित। थैंक यू, धन्यवाद। तो वो बहुत बढ़िया है।
पहली सॉरी लौकिक संस्कृति चली, लौकिक संस्कृति का पहल वाक्य एक बात डॉक्टर दुबेल बड़ा संक्षेप में और पूर्व विषय लीवर सर हर बात लीवर बता कश्य लौकिक संस्कृति अगल के बार से पाली और अन्य भाषा कश्य वही संस्कृत है बड़ा यफक मूल बता और बाद में हिंदी जो दिग्गज कवि छन पुनर् विषय में लगे बता हिंदी विषय में तब एक छंद थे में बतूज पत्थर छ कि हिंदी कतो महत्व छ उस छंद छो यो बिहारो बिहारी की बिहार बाटी काना चाहे बिहारो बिहारी की बिहार बाटी काना चाहे केशव की कुंज में किलोल केली कीजिए चाहे केशव की कुंज में किलोल केली कीजिए तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए या सूर्य की कुटी में आसन जमाइए हिंदी भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख हिंद के ही डोले में जरा तो बैठे संक्षेप में डॉक्टर दुबे जी को सादर प्रणाम नमस्कार। तो दुबे जी मंच पटल पर आ चुके हैं। दुबे जी आगे को अपना व्याख्यान दें। जी नमस्कार गोपाल जी, नमस्कार सर डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर। तो बहुत अच्छा विश्लेषण और बहुत अच्छा मेरे वक्तव्य में डॉक्टर तिलकराज जोशी सर ने और आदरणीय गोपाल कृष्ण जोशी सर जो अपने अपने विषय क्षेत्र के आधिकारिक विद्वान हैं उन्होंने भी इसमें अपनी बात रखी। मैं आभारी हूँ विद्वान द्वय का। अब यहाँ समाप्त कर लूं तो चूंकि हिंदी भाषा की बात हो रही थी यही बस समाहार करते हुए कहूंगा कि वर्तमान में सोशल मीडिया का वर्चस्व है और हम जितना चाहते हैं वो इसमें जितना हम छपना चाहते हैं अगर हम हार्ड कॉपी में नहीं भी छप पाए तो हम सोशल मीडिया में अपने मोबाइल में उस चीज को टाइप करके किसी भी प्रकार से वो पटल तक पहुंचाएंगे और समूह तक पहुंचाएंगे तो वो बात हमारी अधिसंख्य लोगों तक जाएगी। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो चैनल हैं यूट्यूब चैनल बने हुए हैं लोगों ने उसमें से अपनी काफी ख्याति पाई है और यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही लोग बड़े बड़े गायक बन गए हैं, कलाकार बन गए हैं, रचनाकार बन गए हैं। सबको साधुवाद भी दूंगा। और जो समसामयिक चीजें हैं समय के साथ चलने की जो हमारी प्रवृत्ति है अगर हम सोशल मीडिया में इन सभी जो प्रक्रमों को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारा हिंदी का विकास होगा। और चूंकि अभी तक और ये कहना बड़ा जो वो विचारों में साम्यता नहीं आती है लेकिन वो हिंदी में है। वो सन 1991-92 से लिखे थे मैंने जब मैं BA सेकेंड ईयर में था और MA फाइनल तक लिखे थे तो कई छप नहीं पाई और जो वर्तमान में छप रही है जो आजकल विचार आ रहे हैं उन्हीं को छापना। तो ये अभी बहुत अच्छा चंपावत से हमारे हिमांशु जोशी जी भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं और साहित्य सांस्कृतिक मंच चंपावत का मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। उसमें तमाम हमारे विद्वान विदुषी साहित्यकार लोग हैं हमारे। अभी हाल में मैंने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सर की कृतिवाह जिंदगी कहानी संग्रह का कुमाऊनी में अनुवाद किया था। अभी उसका भी छप के आने वाली है वो किताब। तो इस प्रकार से हमें हिंदी कुमाऊनी जो भी भाषाएं हैं देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है तो आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाते बढ़ाते हम ऊंचे मुकाम तक ले जाएंगे। इसमें हमारे मोहन जोशी सर जैसे मनीषी जो इतना उपलब्ध कराया है कारोबार हमको सब पटल उपलब्ध कराया अपनी बात रखने के लिए और जो स्वयं में अपने दर्जनों किताबों के रचयिता हैं और भी इसमें जुड़े हुए वरिष्ठ कनिष्ठ हमारे रचनाकार हैं विद्वान आधिकारिक विद्वान अपने अपने विषय क्षेत्रों के गंभीर चिंतक दार्शनिक शोध छात्र भी इसमें है। हमारे डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थी भी इसमें है, प्राध्यापक गण हैं
सभी का मैं आभार भी प्रकट करता हूँ, और जहाँ जहाँ वो लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अपनी बात को एक रचना के साथ समाप्त करना चाहूंगा जो हिंदी में है, और आदरणीय हमारे तिलकराज जोशी सर दिख रहे हैं इसमें, उनको समर्पित करता हूँ उनके चरणों में। आप वरिष्ठतम यहाँ पर हमारे मार्गदर्शक हैं कि मेरे सारे अरमान, मेरे सारे विचार, मेरे सारे भाव सिमट आए हैं इन खतों किताबत में। मेरे सारे अरमान, मेरे सारे भाव, मेरे सारे विचार सिमट आए हैं इन खतों किताबत में, और फिर भी रह गया है खाली मेरे मन का एक विराट आसमान, और फिर भी रह गया है खाली मेरे मन का एक विराट आसमान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पटल को नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। और आज के व्याख्यान में मुझे आप लोगों ने सुना और मेरा उत्साहवर्धन किया। मोहन जोशी सहित सभी रचनाकारों को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर हेमचंद दुबे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बहुत सुंदर बढ़िया। व्याख्यान के लिए मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। और हमारे डॉक्टर हेमचंद दुबे जो स्वर्ण पदक प्राप्त हमारे प्रोफेसर सन, जो हिंदी भाषा बरी जनोल अखिल बड़ी हुई सन, और हिंदी भाषा का बहुत भल तरीके व्याख्यात करनी खिले कि आज समय ज़्यादा होगो, और हम मन करना कि डॉक्टर दुबे जी को हम सुनते जाओ। आज के कार्यक्रम जो 525वां कार्यक्रम छो, हम लोग ये में एकजुट हबे कि हाँ ये भाषा उन्नयन लीज लाग रही। सब लोग बहुत सुंदर अपन रचना करण लाग रही और विभिन्न विधाओं में लिखण लाग रही। यह एक आशा किरण छो हमार साहित्यिक समृद्धि लीजिए। तो यह एक वातावरण निर्मित हो और सब लोगों को कुछ नई सृजनक प्रेरणा मिलते रहो। एक दूसरे साथ इसके ज्ञान का हम अगर बांटते चलो तो हमार भाषा विकास लाहौल, हमार साहित्यिक संचेतना जो छुवी के लिए वृद्धि है, साहित्य के लिए श्रीवृद्धि है, और वी के साथ में एक लेखनक जो एक जुनून छो वहीं के कौन चाहे कि हमारे घ्याक बढ़ल, और लेखनक लीजिए एक जो तौर तरीके सन उलो शायद बदलाल, और कोनी की खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो मैं सोचनो कि ये पटल पे एक दूसरे का देखवे जरूर के न के प्रभाव जरूर पड़ल। मैं आज हम 525वां कार्यक्रम में छन, तो ये एक बहुत लंब हमार यात्रा जो और यहाँ बढ़ते 4 लाइन हिंदी को समर्पित करना चाहता हूँ कार्यक्रम के अंत में। जी महोदय, तो मैं सबको आभार व्यक्त करना, धन्यवाद करना। 4 ही लाइन है, ज्यादा नहीं है। स्वागत। और 4 लाइन मैं लिखूं। स्वागत सर। हूँ भारत की मातृभाषा, हूँ भारत की मातृभाषा, मैं वीरों की माता हूँ। हूँ भारत की मातृभाषा, मैं वीरों की माता हूँ। आजादी की प्रेरक हूँ, मैं संघर्षों की गाथा हूँ। आजादी की प्रेरक हूँ, मैं संघर्षों की गाथा हूँ। राष्ट्र प्रेम की देवी हूँ, मैं मानवता का नाता हूँ। राष्ट्र प्रेम की देवी हूँ, मैं मानवता का नाता हूँ। संस्कारों की वाहक हूँ मैं, रस छंदों की ज्ञाता हूँ। संस्कारों की वाहक हूँ मैं, रस छंदों की ज्ञाता हूँ। हूँ भारत की मातृभाषा, मैं वीरों की माता हूँ। सेवा त्याग संयम सहिष्णुता सत्कर्म मुझे नित भाता है। सेवा त्याग संयम सहिष्णुता सत्कर्म मुझे नित भाता है। जिसको भी गले लगाऊं नित मुझसे मिलने आता है। जिसको भी गले लगाऊं नित मुझसे मिलने आता है। जो भाव भरूं जनमानस में, जो भाव भरूं जनमानस में, वह श्रद्धा भाव जगाता है, वह श्रद्धा भाव जगाता है। जिसने मधुर गिरा का पान किया, जिसने मधुर गिरा का पान किया, वह मेरा ही हो जाता है, वह मेरा ही हो जाता है। मर्यादा की धात्री हूं मैं, मर्यादा की धात्री हूं मैं, बंधुत्व भाव की दाता हूं। मर्यादा की धात्री हूं मैं, बंधुत्व भाव की दाता हूं। हूं भारत की लोक भाषा, मैं वीरों की माता हूं, मैं वीरों की माता हूं। धन्यवाद।
क्या बात है साहब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर था। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और हेम जी के प्रणाम लेकर छू और धन्यवाद ले दूं पटेल में आवे बहुत सुंदर व्याख्यान अपुल राख्य आदरणीय और हमारे जनुदा जो शब्दों में मिश्रण व्यान उलगे तुमल बता बस किसी रचनाकार की बहुत सुंदर पंक्तियां अभी मुझे कुछ याद आ रही हैं, तो वही इस हिंदी दिवस के अवसर पर सुनाता हूँ। जिस भाषा में प्रेम पिता का मात्र हृदय की ममता है, जिस भाषा में प्रेम पिता का मात्र हृदय की ममता है, जिस भाषा में सभी भाव भरने की अद्भुत क्षमता है, और जो भाषा अब अखिल विश्व में बोली समझी जाती है, वह भारत की जनप्रिय भाषा माँ हिंदी कहलाती है। माँ हिंदी कहलाती है, माँ हिंदी कहलाती है। और उस रचनाकार के चरणों में प्रणाम भी करता हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियां उन्होंने दी हैं, तो रह नहीं सका तो मैंने अपने भाव आपके सम्मुख प्रकट किए और बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ मोहनचंद जोशी जी को और दुबे जी को समय देने के लिए और मोहनचंद जोशी जी को उनको आमंत्रित करने के लिए। 4 पंक्तियां हिंदी दिवस पर ही मैं भी कहना चाहूंगा अगर समय हो। लाख जतन कर ले कोई स्थान नहीं ले पाएगा, लाख जतन कर ले कोई स्थान न लेने पाएगा, हम हिंदी भाषी कहते हैं जो सम्मान है हिंदी का। बह रही है अविरल धारा जो बहती जाए जन जन तक, डंके की चोट पर कहते हैं करते आह्वान है हिंदी का। देवनागरी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन सजे हुए बन के पुजारी द्वारे पर मंदिर कीर्तिमय है हिंदी का। सांकेतिक भाषाओं में भी छिपे हुए गुण धर्म सभी, मातृभाषा ही हो राजभाषा, दरबार सजा हो हिंदी का। उन्नत भारत की चाह यही निज भाषा को अपनाएं हम, चाहे भाषाएं हजार पढ़ें पर शीर्ष स्थान हो हिंदी का। चाहे भाषाएं हजार पढ़ें पर शीर्ष स्थान हिंदी का। अंतिम पंक्तियां दे रहा हूँ। उचित विचार करें, अनुचित उचित विचार करें, संस्कारों को भी स्वीकारें हम। अनुचित उचित विचार करें, संस्कारों को भी अपनाएं हम, संस्कारों को भी स्वीकारें हम। गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो वैकल्पिक, गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो वैकल्पिक पर प्रणाम शब्द हो हिंदी का। गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो वैकल्पिक पर प्रणाम शब्द हो हिंदी का। लाख जतन कर ले कोई स्थान न लेगा हिंदी का, हम हिंदी भाषी कहते हैं जो सम्मान है हिंदी का। धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों ने और चौबे जी नमस्कार। बहुत सुंदर। नमस्कार सर, सबको धन्यवाद है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने तो सभी साहित्यकार और रचनाकारों के सामने गागर में सागर ही रख दिया। धन्यवाद चौबे जी, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। और मैं अब इजाजत चाहता हूँ इन 2 लाइनों के साथ। एक और कोई बात रखना चाहता है तो स्वागत। एक नमस्कार मंच को कितने शब्दों को पहले हिंदी दिवस को बहुत बहुत बधाई। स्वागत अली जी। एक जो भारत की आधिकारिक भाषा ने जगह राजभाषा में घोषित कर रखो, ये एक फिजी देश छू वहाँ के लिए राजभाषा भारत में जो हिंदी भाषा छू वहाँ एक राजभाषा आधिकारिक भाषा मतलब वहाँ एक अधिकारिक भाषा तो वहाँ अंग्रेजी फिजी और हिंदी 3 भाषा और सब अवधि में वहाँ अवधिबल लैंग्वेज जो छू वो जो भाषा तो अवधि में छू वहाँ फिजी में वो जो जानकारी में शेयर करो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ललित तिवारी जी। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अब यह क्रम का अखिल समापन जी ये कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी रचना की 2 पंक्तियों के साथ समापन कर दीजिए जोशी जी। धन्यवाद। मैं सबका आभारी हूँ, बहुत सुंदर सबकी अभिव्यक्ति के लिए डॉक्टर हेम दुबे जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने सारगर्भित अपने इस व्याख्यान में बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया। मैं आभारी हूँ। और इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा।
हमने हमसा भी दीवाना कोई इंसान नहीं देखा। ये मेरे देश की सूरत जिसके माथे पे है बिंदी, बिना हिंदी के सपनों में हिंदुस्तान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। नमन मेरे वतन तुझको, अनूठी शान है तेरी। पूरा वेदों पुराणों सा जगत में ज्ञान नहीं देखा। भक्ति साहित्य से पूरित भरी है वीरों की गाथा। छायावाद प्रगतिवादी सा सुधारस पान नहीं देखा। विपुल भंडार है जिसका भरा आनंद का उत्कर्ष, विधाओं की सरसता का कभी अवसान नहीं देखा। मधुर स्वर व्यंजनों से है गुथी माला ये हिंदी की। किसी भाषा को हिंदी सा सहज आसान नहीं देखा। नई पीढ़ी को सिखलाओ मातृभाषा सरस हिंदी। वो जीवन भी क्या जिसने भाषा सोपान नहीं देखा। मोहब्बत देश से करने जतन कर लीजिए मोहन, बिना भाषा की ये उन्नत वतन उत्थान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। हमने हमसा भी दीवाना कोई इंसान नहीं देखा। सबको शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आभार। बहुत सुंदर। जय हो, जय हो। जोशी जी प्रणाम है आपको। प्रणाम है। सबसे खुशी की बात यह है कि आज मतलब हाफ सेंचुरी लगभग पूरी होने जा रही थी, तो हेम दुबे जी का हम आभार प्रकट करते हैं। चाहे वो आपके शिष्य जुड़े हों, उसमें जितने लोगों ने भी ज्ञान अर्जित किया और हमारे इस पटल में अपनी उपस्थिति दी, उसके लिए हम कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं और मोहनदा की जय जयकार करते हैं कि इस पटल को सजाए रखना, बनाए रखना, सभी और का हम लोगों का चरण वंदन करता योगदान हूं, इसमें नमन चलता करता रहेगा, अल्प ही सही। जी राजू, आप लोग हुए तभी उसमें मैं क्लास के ग्रुप है 3 BA फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के ग्रुप्स में भेजे थे। कुछ हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी थे, उनको भी उन्होंने इधर उधर भेजे, तो ठीक हुआ, बच्चे जुड़ गए, अच्छा लगा। अभी मेरे ख्याल में 50 लोग के करीब जुड़े थे इसमें, कुछ बीच में लेफ्ट हो गए थे, अब किसी कारण से हुए होंगे, नेटवर्क काम नहीं किया, लेकिन 50 लोग के करीब इस पटल पर आए, आज अच्छा लगा। दुबे जी आपने पूरे स्कोर और रिकॉर्ड तोड़ दिया है मोहन कीर्ति का, तो आपको वैसे भी बधाई है। बहुत पूरी हिंदी धन्यवाद। के सर आपका प्यार है। क्या बात है। हिंदी की मोहनदा के साथ साथ आपको भी विशेष बधाई है। आप सबको सैल्यूट करता हूँ। नमस्कार। आप सब लोग हैं तभी हम आपके पीछे पीछे हैं, आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। तो हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ रचनाकारों को मैं प्रणाम कर लूं। और जोशी जी ने तो कुमार विश्वास की याद दिला दी। प्रोफेसर कुमार विश्वास की तर्ज वही है कुमार विश्वास। कविता जब पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हमारे कुमार विश्वास जो है उपस्थित है पटल पर, आपको भी बताइए। तो इजाजत है, प्रणाम करता हूँ, शुभ रात्रि सबको। फिर मिलते हैं कल मीनू जोशी जी के साक्षात्कार के साथ। सब लोग उपस्थित होने के लिए मैं सबसे निवेदन करूंगा। प्रणाम, जय हो, शुभ रात्रि, जय हो। नमस्कार। कुमार तिलक जी के जोड़े को विशेष प्रणाम है हमारा। जय हो। नमस्कार। धन्यवाद देता हूँ।